हम सब जानते हैं ट्रेडिंग में आरएसआई एक बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है। ऑलमोस्ट सभी बिगिनर ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग में इस इंडिकेटर को यूज करना चाहते हैं। फिर इसको सीखने के बाद वो जान जाते हैं आरएसआई जब 30 के नीचे होता है तब प्राइस ओवरसोल्ड एरिया में है, यहाँ पे बाय करना होगा, क्योंकि इसके बाद आरएसआई ऊपर जाएगा और प्राइस भी ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। एंड आरएसआई जब 70 के ऊपर होता है तब प्राइस ओवरबॉट एरिया में है, यहाँ सेल करना होगा, क्योंकि इसके बाद आरएसआई नीचे जाएगा और प्राइस भी नीचे जाएगा तो हमें यहाँ पे शॉर्ट सेल करके प्रॉफिट होगा। और ये भी सीख जाते हैं 30 और 70 के बीच में जब आरएसआई होगा तब ट्रेडिंग में एंट्री नहीं लेना है। दूसरा, प्राइस और आरएसआई के बीच जब बुलिश एंड बेयरिश डाइवर्जेंस दिखाई देता है तब बाय सेल करना होता है। इस रूल्स को भी सीख लेते हैं। फिर ये ट्रेडर को लगता है अभी तो मुझे ट्रेडिंग का ब्रह्मास्त्र मिल चुका है, अब से मुझे धड़ाधड़ प्रॉफिट होने लगेगा। लेकिन रियलिटी में जब वो प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करने लगते हैं तो आरएसआई का इस टेक्निक से उन्हें 10 में से 8 ट्रेड में लॉस बुक करके निकलना होता है। फिर लगातार जब ऐसा लॉस होता ही रहता है तब वो आरएसआई बेकार है, आरएसआई काम नहीं करता है बोल के अपने ट्रेडिंग से इसको बाहर निकाल देता है। तो अभी मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, क्या आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है? अगर हाँ तो सबसे बड़ी गलती आप ये कर रहे हो कि आप आरएसआई को देख के प्राइस का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हो, जो बहुत बड़ी गलती है। देखिए, कोई भी इंडिकेटर को यूज करने से पहले वो इंडिकेटर प्राइस एक्शन का कौन सी चीज को हमें बताता है उसे डीपली आपको समझना होगा। इसके लिए वो इंडिकेटर बनता कैसे है उसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इसे सीखे भी नहीं, इसे यूज कैसे करें इसको सीख के ट्रेडिंग शुरू कर देते हो तो आप एक रोबोट की तरह ट्रेड करोगे और वो इंडिकेटर आपके लिए क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है इसका ज्ञान आपको कभी नहीं होगा। तो अभी मैं आपको आरएसआई इंडिकेटर प्राइस एक्शन से कैसे बनता है वो सिखाऊंगा। डरिए मत, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। जो भी कैलकुलेशन मैं आपको आगे दिखाऊंगा वो सब कैलकुलेशन आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन ये सब कैलकुलेशन करते हुए आरएसआई हमें कहना क्या चाहते हैं उसे मैं आपको समझाते हुए जाऊंगा। बस आप उसे ठीक से समझ लेना। तो आगे जाके जब मैं इसका यूज करना सिखाऊंगा आप हर एक कंसेप्ट को बहुत आसानी से एंजॉय करते हुए समझ पाओगे। तो वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना। वीडियो का लास्ट में अगर कुछ यूजफुल सीखने को ना मिला हो तो कमेंट में गाली देके वीडियो को डिसलाइक करके चला जाना। तो चार्ट में हम जब भी आरएसआई को प्लॉट करते इसका डिफॉल्ट पीरियड रहता है 14, मतलब रिसेंट कैंडल से प्रीवियस 14 कैंडल का प्राइस एक्शन से रिसेंट कैंडल का नीचे आरएसआई का वैल्यू निकाल के प्लॉट किया जाता है। और कैंडल टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। फिर नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होता है तो पीछे का एक कैंडल को छोड़ देते हैं और सामने का इस कैंडल को ऐड करके 14 कैंडल बन जाता है। अभी इस 14 कैंडल का प्राइस एक्शन से कैलकुलेशन होके रिसेंट कैंडल का नीचे आरएसआई प्लॉट हो जाता है और ऐसे ही कैंडल बनता जाता है और आरएसआई प्लॉट होते हुए एक लाइन की तरह प्राइस के साथ साथ जाते रहता है। मैं सभी टाइम फ्रेम का चार्ट में 14 पीरियड्स आरएसआई यूज करता हूँ। जब इसका यूज आपको दिखाऊंगा तब मैं 14 पीरियड्स आरएसआई का ही एग्जाम्पल देकर आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी कैलकुलेशन को आसान तरीके से आपको समझाने के लिए मैं 5 पीरियड्स आरएसआई का एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। क्योंकि मैं 5 पीरियड्स आरएसआई यहाँ प्लॉट करूंगा तो जिस कैंडल के नीचे फर्स्ट आरएसआई वैल्यू प्लॉट होगा उस कैंडल से प्रीवियस 5 कैंडल रहना जरूरी है। अभी मान लेते हैं फर्स्ट कैंडल ओपन होता है 10 प्राइस पर और क्लोज होता है 11 में, तो प्राइस 1 पॉइंट ऊपर गया, मतलब 1 पॉइंट गेन हुआ। यहाँ प्राइस नीचे नहीं गया, मतलब प्राइस लॉस हुआ 0 पॉइंट। नेक्स्ट कैंडल किसी भी एरिया में ओपन होके क्लोज करता है 12 प्राइस पर, तो प्रीवियस कैंडल का क्लोज से रिसेंट कैंडल का क्लोज 1 पॉइंट से ऊपर गया, मतलब इस कैंडल में भी प्राइस 1 पॉइंट से गेन हुआ, तो इस कैंडल में लॉस हुआ 0 पॉइंट। फिर थर्ड कैंडल कहीं पे ओपन होके क्लोज होता है 14 पर, तो प्रीवियस कैंडल का क्लोज से रिसेंट कैंडल का क्लोज 2 पॉइंट से गेन हुआ, तो फिर से इस कैंडल का लॉस 0 पॉइंट है। फिर फोर्थ कैंडल कहीं ओपन होके क्लोज हुआ 13 पे, तो प्रीवियस कैंडल का क्लोज से गेन हुआ 0 पॉइंट और लॉस हुआ 1 पॉइंट। फिफ्थ कैंडल कहीं पे ओपन होके क्लोज होता है 12 पर, तो यहाँ पे भी प्रीवियस कैंडल क्लोज से लॉस हुआ 1 पॉइंट और गेन हुआ 0 पॉइंट। अभी 5 पीरियड्स का प्राइस एक्शन हमें मिल चुका है। इससे आरएसआई वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला का यूज करना है, RSI इक्वल टू 100 माइनस 100 बाई 1 प्लस RS। अब इस फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए आपको RS का वैल्यू निकल के लाना है। RS निकालने का एक फॉर्मूला है, RS इक्वल टू एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस।
अभी एवरेज गेन और एवरेज लॉस पाने के लिए आपको प्राइस एक्शन से मिला हुआ इस टेबल पर आना है। तो इस 5 कैंडल में टोटल गेन हुआ 4 पॉइंट और टोटल लॉस हुआ 2 पॉइंट। अभी इस गेन पॉइंट का एवरेज निकालने के लिए आपको इसे 5 पीरियड से डिवाइड करना है, तो हो रहा है 0.8। मतलब इस 5 पीरियड्स में प्राइस 0.8 प्राइस पॉइंट के एवरेज से ऊपर गया है और लॉस पॉइंट का एवरेज निकालने के लिए 5 पीरियड से इसे डिवाइड करना होगा, जो हो रहा है 0.4। मतलब इस 5 पीरियड्स में प्राइस 0.4 पॉइंट एवरेज के हिसाब से नीचे गिरा। अभी आरएस निकालने के लिए एवरेज गेन और एवरेज लॉस को यहाँ बिठाना होगा, जो कैलकुलेशन से हो रहा है 2। अभी इस आरएस का वैल्यू को आरएसआई मेन फॉर्मूला में हमें बिठा देना है। अभी इस स्टेज में कैलकुलेशन को देख के किसी किसी को बोरिंग जरूर लग रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं, आपको बोरिंग होने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूला को याद करके आपको आरएसआई को निकालने का जरूरत नहीं होगा। फॉर्मूला को आपको सिर्फ समझना है। उससे आगे जब मैं आपको समझाऊंगा आरएसआई हमें कहना क्या चाहते हैं, तब आप उस कॉन्सेप्ट को डीपली समझ पाओगे और उसके साथ साथ आप आरएसआई को बेहतरीन तरीके से यूज करना भी सीखोगे। तो आरएसआई का फॉर्मूला में हमें सभी न्यूमेरिक नंबर मिल चुका है, तो इसका कैलकुलेशन हम अभी कर सकते हैं। इसका कैलकुलेशन से हमें मिल रहा है 66.66। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन क्या हुआ है आपको देखना है तो देख सकते हो। तो हमें इस लेटेस्ट कैंडल का आरएसआई 66.66 मिल चुका है। ये आरएसआई वैल्यू 0 का नीचे और 100 का ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला ही उसी तरह बनाया गया है। अभी मैं आपको आरएसआई और प्राइस का जो रिलेशन है वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ आप देखिए, प्राइस का जो ऊपर जाने का पॉइंट है वो अगर इससे भी ज्यादा होता तो क्या होता। तो प्राइस अगर ऊपर की ओर ज्यादा गया होता तो गेन भी ज्यादा होता। मान लेते प्राइस ज्यादा ऊपर जाने के लिए गेन पॉइंट 6 हुआ, तो जो एवरेज पॉइंट है वो होगा 1.2, तो जो आरएस है वो होगा 3। अब इस आरएस वैल्यू को आरएसआई फॉर्मूला में बिठा के कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ आप स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन देख सकते हो। अभी आरएस आया है 75, तो मतलब प्राइस ऊपर जाने का पॉइंट अगर ज्यादा हो रहा है नीचे जाने का पॉइंट से, तो आरएस वैल्यू ज्यादा हो रहा है और आरएस वैल्यू ज्यादा होने के कारण आरएसआई भी ज्यादा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जितने पीरियड्स का आरएसआई हम देख रहे हैं, उस पीरियड्स के अंदर अगर प्राइस बढ़ने का पॉइंट ज्यादा है गिरने का कंपैरिजन में, तो आरएसआई इंक्रीज होगा। लेकिन प्राइस अगर बढ़ने के जगह ज्यादा गिरता है तो क्या होता है एक बार देख लेते हैं। मान लेते हैं इन पीरियड्स के अंदर प्राइस टोटल 6 पॉइंट से नीचे गिरा और 2 पॉइंट्स ऊपर गया, तो ऑब्वियसली प्राइस गिरने का रफ्तार यहाँ डाउन साइड होगा और यहाँ एवरेज गेन हो रहा है 0.4 एंड एवरेज लॉस हो रहा है 1.2। मतलब प्राइस इस दौरान 0.4 एवरेज के हिसाब से ऊपर गया और 1.2 एवरेज के हिसाब से नीचे गिरा। तो यहाँ आरएस हो रहा है 0.33 और आरएसआई फॉर्मूला से आरएस निकल के आ रहा है 23 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ आप देख रहे हो, जब इस पीरियड्स में प्राइस गिरने का पॉइंट ज्यादा हो रहा है बढ़ने का पॉइंट से, तो आरएसआई गिर रहा है। लेकिन ट्रेडिंग जब हम करते हैं तब आरएसआई 30 के नीचे जब होता है तब हम बाय करने का सोचते हैं। तो क्या प्राइस जब एक रफ्तार से नीचे गिर रहा है उस टाइम बाय करोगे? तो आपका आंसर होगा नहीं, लेकिन आप आरएसआई को देखते हुए ऐसा ही करते हो और ज्यादातर टाइम आपको लॉस बुक करना होता है। यहाँ बाय करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ आरएसआई को देख के यहाँ बाय करना गलत है। इसको प्राइस एक्शन के साथ कॉम्बिनेशन में आपको बाय डिसीजन लेना होगा, जो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी आरएसआई को देखते हुए उस पीरियड के अंदर प्राइस एक्शन में जो कुछ भी हुआ उसका कंक्लूजन कैसे निकलता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं आरएसआई यहाँ पे 50 है, तो हम जानते हैं आरएसआई मैक्सिमम 100 तक जा सकता है, तो 100 से करंट आरएसआई को माइनस करना होगा, तो हो रहा है 50। अभी 100 को इस 50 से डिवाइड कर देना होगा, तो हो रहा है 2। अब इस 2 से 1 को माइनस करना होगा, तो हो रहा है 1। तो बढ़ने और गिरने का रेशियो है 1:1। मतलब अगर आरएसआई 50 है तो हमें जानने को मिल रहा है उस पीरियड्स के अंदर प्राइस अगर एवरेज 1 पॉइंट ऊपर गया तो 1 पॉइंट नीचे भी गिरा। मतलब आप मोटा मोटी कह सकते हो इस दौरान प्राइस को बायर्स और सेलर्स कोई भी अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया। दोनों ही प्राइस को अपने कंट्रोल में करने के लिए सेम एफर्ट डाल रहा है। अभी जो मैं आपको 50 आरएसआई से 1:1 कैलकुलेशन करके दिखाया, जिससे आप प्राइस एक्शन का कंक्लूजन निकाल पा रहे हो, ये कैलकुलेशन आप किसी भी आरएसआई वैल्यू को देख के निकाल सकते हो और उसका एक रेशियो आपको मिल जाएगा, जिससे आप प्राइस एक्शन का कंक्लूजन निकाल पाओगे। और 2 एग्जांपल मैं देता हूं ताकि ये कैलकुलेशन आपका दिमाग में बैठ जाए। मान लेते हैं आरएसआई 70,
तो फर्स्ट इसको आपको 100 से माइनस करना होगा, तो हो रहा है 30। अभी 100 को इस 30 से डिवाइड करना होगा, तो हो रहा है 3.33। इस 3.33 से 1 माइनस कर देना होगा, तो हो रहा है 2.33। तो बढ़ने और गिरने का रेशियो हो रहा है 2.33:1। मतलब उस पीरियड्स के अंदर प्राइस अगर 1 पॉइंट नीचे गिरा तो 2.33 ऊपर चढ़ा। मतलब इस दौरान बायर्स प्राइस को कंट्रोल कर रहा है। अभी मान लेते हैं RSI 30। अभी 100 से 30 को माइनस करना होगा, तो हो रहा है 70। अभी 100 को 70 से डिवाइड करना होगा, तो हो रहा है 1.42। 1.42 से 1 माइनस कर देना होगा, तो हो रहा है 0.42। तो बढ़ने और गिरने का रेशियो हो रहा है 0.42:1। मतलब इस पीरियड्स के अंदर प्राइस अगर 1 पॉइंट नीचे गिरा तो ऊपर चला 0.42। मतलब प्राइस के ऊपर इस दौरान सेलर का कंट्रोल है। तो अल्टीमेटली RSI आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि जितना पीरियड्स आप RSI सिलेक्ट किए हुए हो उस पीरियड्स के अंदर प्राइस का रफ्तार कौन सा साइड कैसा है, और उस रफ्तार के हिसाब से आप ये कंक्लूजन निकल पा रहे हो कि प्राइस के ऊपर अभी बायर्स और सेलर्स में से किसका कंट्रोल है। अभी आप देखिए, प्राइस एक्शन से भी इस कंक्लूजन तक आप पहुंच सकते थे, लेकिन प्राइस एक्शन के ऊपर इतना डीप अंडरस्टैंडिंग एक बिगिनर लेवल ट्रेडर का नहीं होता है। तो उन्हें प्राइस एक्शन को समझने के लिए RSI का हेल्प लेना पड़ता है, और RSI आपको प्राइस एक्शन को समझने में ही हेल्प करता है। इसके आगे RSI आपको और कुछ भी नहीं बताता है। तो मैं आशा करता हूँ RSI के बारे में अभी तक आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग आ चुका है। अभी इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस करके प्राइस एक्शन के साथ कॉम्बिनेशन में अलग अलग तरीके से इस RSI को आप अपना ट्रेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हो।